हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का सिलेबस है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी अणु और परमाणु। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को हमने पाठ्य पुस्तक से लिया है सीधा सीधा। वहाँ से हम देखेंगे, ये लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे, वहाँ से नोट्स बनाए हैं ये। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न जो है कक्षा 9, कक्षा 7, 8 इनकी पुस्तकों से लिए जाते हैं। तो जो सिलेबस ये जो रेड कर रखा है मैंने, ये कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की, उसमें हूबहू है ये टोटल जो टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं नोट्स, मुख्य मुख्य चीज़ें रिवीजन करेंगे। आप ध्यान से सुने समझें, आपको स्वतः याद हो जाएगा। तो पहला बिंदु है अपना पदार्थ की संरचना और अणु, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ या द्रव्य, आधा वह और ये द्रव्य। देखिए, जो साइंस वाले हैं वो तो शायद इस वीडियो को वैसे भी नहीं देखेंगे, देखते हैं तो अच्छी बात है। बाकी आर्ट वाले हैं तो एकदम आर्ट वाले के हिसाब से ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एकदम देसी तरीके से। तो सभी वस्तुएं या पदार्थ क्या है? द्रव्य है। यानी पेन है, पेंसिल है, मोबाइल है, चार्जर, हर चीज़ क्या है? द्रव्य है। जैसे संज्ञा होती है ना, संज्ञा उस तरह से। द्रव्य का आयतन होगा, भार होगा, स्थान घेरेगा। यानी द्रव्य कुछ ना कुछ उसका आयतन होगा, उसमें चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वजन होगा उसमें, चाहे भले ही बहुत कम हो। एक रेत का, मिट्टी का कण है, उसमें भी कुछ तो वजन है ना, और वो स्थान भी घेरता है। तो ये द्रव्य की विशेषता है। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि वो कोई खराब। तो शुद्ध द्रव्य हो गया एक ही घटक से बने, जैसे लोहा है, सोना है, जल है, एक ही प्रकार के घटक होते हैं। और अशुद्ध द्रव्य है एक से अधिक घटक, यानी एक तरह से मिश्रण हम कह सकते हैं। जैसे वायु, तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। मिट्टी है तो मिट्टी में कई प्रकार के तत्व। नींबू पानी तो केवल जल है, वो शुद्ध द्रव्य है। उसमें नींबू मिला दिया, चीनी मिला दी, सेंधा नमक मिला दिया, तो वो एक तरह से मिक्सअप हो गया। द्रव्य की अवस्थाएं इस वीडियो में द्रव्य है, और उसके अलावा जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, परमाणु है, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की 3 प्रकार की अवस्थाएं जो है वो मानी जाती है। ठोस, ठोस का मतलब जैसे आपका मोबाइल है, ठोस है ये। द्रव्य, लिक्विड, देखिए वो द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब तो है पदार्थ। और द्रव्य, द्रव्य ये लिक्विड, ये है जैसे दूध, पानी, ऐसे लिक्विड पेस्ट के रूप में, तो ये द्रव्य। तो इसमें भी पाया जाता है, जैसे पानी है तो द्रव्य हो गया, पत्थर है तो ठोस हो गया, ठीक है। और एक है गैस, गैस के रूप में। गैस में भी आपको पता है वजन होता है ना, आपके घरों में गैस सिलेंडर है, 15-16 किलो वजन होता है उसके अंदर गैस। गैस में वो उसमें दबा के भरी जाती है, संपीड़ित करके। H2O, तो H2O क्या है? H2O की खास बात क्या है? यानी ये मिक्स होता है ना H2 और O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बर्फ के रूप में अगर है तो ये क्या है? ठोस। ये जल के रूप में है तो ये क्या है? द्रव्य। और ये भाप के रूप में है, वाष्प के रूप में, जैसे प्रेशर कुकर से ऊपर वो सीटे में निकल दिया गया वाष्प, तो वो किसके रूप में होगी? गैस के रूप में हो गई। तो H2O की खास बात यह है कि तीनों ही अवस्थाओं में जो है ये पाया जा सकता है। दो तत्व, दो द्रव्यों की 2 अवस्था और मानी जाने लगी है आजकल, नए विचार है, नवी अवधारणा है। एक तो प्लाज्मा अवस्था और एक बोस अवस्था। बोस मुख्यतः 3 ही है, ठोस, द्रव्य, गैस, फिर प्लाज्मा और बोस। अब हम तीनों की बात करते हैं। ठोस, ठोस आप समझ गए, जो चीज़ ठोस है, चाहे टेबल हो, लकड़ी हो, लोहे का कोई घर पे जो जितने आइटम है, दीवार है, हर चीज़ ठोस, जो मजबूत ठोस है वो। तो इसकी क्या है? संपीड़ितता नगण्य होती है। जैसे आपके पास एक लोहे का एक, मान लीजिए 1 किलो का बाट है, अब हम उसको और दबा के उसको और उसमें नहीं भर सकते, नहीं कर सकते। संपीड़े यानी उसको प्रेस डाल के, दबाव डाल के उसको ज़्यादा नहीं डाल सकते, ज़्यादा उसको नहीं बढ़ा सकते। कणों में, इसके जो कण होते हैं ना आपस में, जो परमाणु जुड़े हुए, उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसी वजह से ठोस होता है। तो ये इसकी विशेषता आप ध्यान में रखें। द्रव्य यानी लिक्विड, द्रव्य। पानी है ना, इसमें वह पूरा है, और जिसमें वह आधा आ रहा है वो पदार्थ है, मतलब कोई भी चीज़, वो द्रव्य हो गया। और द्रव्य का मतलब है लिक्विड, पानी, दूध इत्यादि। तो इसका आकार क्या है? अनिश्चित होता है। यानी आप पानी को किसी भी बर्तन में डाल दो, उस हिसाब से ही वो डल जाएगा। खुद का आकार नहीं है कि भी पानी जो है वो चौकोर है, त्रिभुजाकार है, नहीं। आयतन इसका निश्चित होता है। भाई जैसे 1 लीटर है, 2 लीटर है, मतलब जैसे इसको हम ले सकते हैं, ऐसे आयतन इसका होता है।
और घनत्व जो है इसका होता है इसका गैस से अधिक। घनत्व का मतलब घनापन घनत्व है, जनसंख्या में आता है ना घनत्व है। मान लीजिए इतनी सी जगह है, अब इसमें एक ये 5 बिंदु है तो ये घनत्व कम हो गया, यहाँ पे 20 बिंदु डाल दिए घनत्व ज़्यादा हो गया। तो गैस से अधिक होता है इसका, परंतु ठोस से कम होता है, बीच की चीज़ है ये। और संपीड़ितता जो है इसकी बहुत कम है, मतलब नाम मात्र की है। पानी आपको किसी बर्तन में आपने ठूंसा, अब ये तो नहीं आप और ज़्यादा ठूंस के जोर लगा के उसमें और पानी डाल दोगे, 1 लीटर वाले में 100 लीटर डालोगे, नहीं, थोड़ा सा प्रेशर डाल के आप उसमें कर सकते हो, परंतु ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है नाम मात्र। कणों में दुर्बल आकर्षण होता है। ठोस में जो कण आपस में चिपके रहते हैं इसमें थोड़े से कम आकर्षण होता है। और कणों में जो विसरण है वो गैस से कम और ठोस से ज़्यादा, यानी कणों के बीच में जो दूरी है इनकी वो गैस से तो कम होती है। आप ध्यान रखें, गैस में कणों में बीच में थोड़ा से ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा कम होता है, और ठोस में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो ठोस से ज़्यादा और इससे कम बीच की चीज़ है गैस अवस्था। इसका पदार्थ की जो गैसीय अवस्थाएं हैं, यानी जब गैस बन जाती है, चाहे आप वाष्प ले लो चाहे गैसें ले लो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इनका आकार अनिश्चित होता है। गैस हमने ऐसे आकार नहीं होता ना कि भाई ये चौकोर है, नहीं, आयतन भी अनिश्चित होता है कि भाई 1 लीटर का कोई डब्बा है उसमें 1 लीटर गैस आ गई, नहीं, दबाव डाल के ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी हो सकती है। घनत्व इसका बहुत कम होता है गैस का, यानी उसके जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए घनत्व का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक इतना सा बर्तन है, अब इसमें आप ठोस डालेंगे बहुत आ जाएगा, 3-4 किलो आ सकता है। इसमें आप द्रव्य डालेंगे हो सकता है 1 किलो, या इसमें आप गैस भरेंगे बहुत कम आएगी, वजन बहुत कम होगा। तो वो संपीड़ितता इसकी अत्यधिक होती है, यानी गैस को आप कंप्रेस करके, मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर है और इसमें आपको हवा भरी, तो नॉर्मल तो अपने आप ही भरी हुई है, अब इसमें आपने पंप लिया, वही पंप ले लो भले आप, ये साइकिल वाला, अब इससे आप हवा भरते जा रहे हैं। पानी की बोतल ले सकते हैं आप, आधा पानी ले लीजिए, आधी इसमें गैस, आप हवा भरेंगे तो हवा दाब से भर गई इसमें, अब वो इतना दाब हो गया उसमें कि फट भी सकती है। तो हवा क्या है, प्रेस करके, और हवा की एक खास बात और है वायु गैस की, जैसे अपने घरों में सिलेंडर में होती है तो वो एकदम पानी की तरह लगती है अपने को, लिक्विड, यानी गैस को अत्यधिक दाब पे अगर भरा जाए तो वह जल की तरह व्यवहार करने लगती है, तो लिक्विड की भांति। तो संपीड़ितता इसकी अधिक होती है। कणों में आकर्षण बल कम होता है, इसका नगण्य होता है, इसलिए जो है बहुत जल्दी ये गर्म होकर फिर फैल जाती है। और कणों में विसरण यानी फैलाव अधिक होता है। तो ठोस का ठीक विपरीत आप ध्यान में रखें इसमें। अब जैसे 2 गैसों के उदाहरण लेते हैं, सीएनजी और एलपीजी। तो सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस का मतलब जोर लगा के भरी हुई, संपीड़ित, और प्राकृतिक गैस ये है। इसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है सीएनजी में, मोटर गाड़ियों में और में ये अलाउ है। एलपीजी ये घरों के लिए है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड का मतलब तरल, पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ज़्यादा होती है, और इसमें एक मर्केप्टेन गैस और मिलाते हैं जिससे तेज गंध आ जाती है, ताकि अपने को पता लग जाए कि ये लीक हो रही है, इसलिए मर्केप्टेन उसमें डालते हैं अलग से गंध के लिए। इनमें गंध नहीं होती ब्यूटेन में, उसमें मिलाते हैं अलग से। तो समझ में आ रहा ना अपने कहानी, ठीक है, चलने दे आगे, चलो बने रहिए वीडियो पे। अब हम देखते हैं कणाद सिद्धांत। कणाद भारत का ही दार्शनिक था, और कणाद का जो है वो परमाणु सिद्धांत है। जैसे गौतम का न्याय है, कपिल का सांख्य है, तो एक तरह से दर्शन दिया था। तो इसने ये कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रत्येक चीज़ छोटे से छोटे सूक्ष्मतम अणु से बनती है। तो आपको पता ही है, जैसे एक एक ईंट से भव्य महल बनता है, घर बनता है, तो वैसे ही प्रत्येक एक एक कण कण से मिला के, कणों से मिलके अणु, और अणु से मिलके पदार्थ बनता है। तो कणाद ने 500 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व का मतलब अभी 2018 चल रहा है, और उससे भी 500 साल पहले यानी लगभग 2500 साल पहले अपना सिद्धांत दिया। उसने ये कहा कि प्रत्येक चीज़ जो है छोटे से छोटे कण से बनी है, और जिस कण को हम लास्ट में तोड़ नहीं सकते, एकदम अंतिम रूप बारीकतम, तो अविभाज्य सूक्ष्मतम जो रूप है उसको उसने परमाणु कहा। तो ऐसे परमाणु का जो सिद्धांत है वो भारत का कणाद का हो गया सबसे पुराना। फिर आधुनिक विज्ञान की बात करें, पश्चिम में, यूरोप में और में, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया दुनिया के सामने। डाल्टन, आप इसको कैसे याद रखेंगे, जिसके पास परमाणु बम है वो आज क्या है, डॉन बना हुआ है विश्व में,
जिन देशों के पास परमाणु बम वो क्या है, डॉन, तो डॉल्टन याद रखें आप। अब हम बात करते हैं परमाणु की। तो परमाणु का आकार या परास 10-10 होता है। बहुत सिंपल है, देखो 10 10 10 10 मीटर है ये, यानी 1 मीटर का आप जो है कौन सा हिस्सा, वो हिस्सा, एक मान लीजिए ये 1 मीटर है, तो इसका वो हिस्सा, जैसे 1 सेमी तो 100वां हिस्सा हुआ, तो 10 के ऊपर आप जो है 10 इंटू इसके टोटल 9 शून्य और लगा दो, फिर वो हिस्सा, यानी 1 मीटर का कोई अरबवां खरबवां हिस्सा जो उसका आकार होता है इसका। अब अणु क्या है? परमाणु आपके समझ में आ गई, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका अस्तित्व तो होता है मगर वो स्वतंत्र नहीं रहता। अणु, अणु किसी तत्व है। तो यहां से ये प्रश्न आ सकता है 10-10 वाला। अब हम जो है ये इसकी 10 की पावर -10। अब देखो आर्ट वाले तो ऐसे बोलते हैं, अब साइंस वाले जो है वो बोल के आप भाई हंसी हंसी मत उड़ाना। अणु उड़ाओ तो अभी पतंग का मौसम है, पतंग उड़ा लेना। अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सके। अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता। अणु का भी और जो छोटा हिस्सा वो परमाणु है, परम अणु। तो आप ये अभी एग्जाम में आया था, आरपीएससी ने पूछा था कि उसमें 2 ऑप्शन थे, अणु या परमाणु, तो उत्तर था उसका अणु। तो अर्थात परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, हालांकि सबसे छोटा कण होता है मगर अस्तित्व नहीं रखता। और परमाणु से थोड़ा सा बड़ा है अणु। तत्व, तत्व क्या होता है? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे एक जैसे परमाणु होते हैं ना, वो तत्व होता है। सोना, चांदी, लोहा, गंधक इत्यादि। अब तक 118 तत्व खोजे गए, आप याद रखें 118 तत्व खोजे गए हैं। अब जैसे देखिए डाई ऑक्सीजन यानी O2 है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं इसमें, तो ये भी क्या है? ये तत्व है। ओजोन जो है अपनी ओजोन परत, उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो ये ओजोन है। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता 3 है, ये आपको याद रखना। हालांकि ये जहरीली गैस होती है, अपने लिए फायदेमंद है, ये परमाणु पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, मगर इसको श्वास के रूप में अगर ले लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जहरीली होती है ये। परमाणुकता 3 होती है, O3 इसका है ये सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है जीके कंपटीशन के हिसाब से। अब तत्व समझ में आ गया। अब तत्व तो मतलब कोई भी चीज तत्व है। अब यौगिक, यौगिक कंपाउंड, योग, योग आप जानते हैं ना, योग का मतलब था जोड़ना, योग करना, और योग वो भी चलता है प्राणायाम योग, वो भी अपने को आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, तो योग बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी मान लीजिए 2 परमाणु है, ये मिलकर जो है वो यौगिक बनाते हैं। जैसे H2 और O, यानी हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली और H2O बन गया, पानी बन गया। अमोनिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है आदि। जल का अणु सूत्र है H2O। यह परमाणु सूत्र नहीं है, ध्यान रखना, अणु है ये। H2 के 2 अणु और O, ये मिलके और बन जाता है, तो अणु सूत्र है जल का ये। मिश्रण, मिश्रण का मतलब हो गया मिक्सचर, एक तरह से मिक्स। तो इसमें कोई अनुपात नहीं होता, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का अनिश्चित मात्रा या अनुपात में बना पदार्थ, यानी इसमें निश्चित मात्रा नहीं होती मिश्रण में। जैसे मान लीजिए हम नींबू पानी का उदाहरण ले लेते हैं, चाय का उदाहरण ले लेते हैं, चीनी ज़्यादा डाल दी, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम डाल दी, तो इसमें कोई रासायनिक बंध नहीं होता। और अतः इसे भौतिक विधियों के द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया गरारे करने, 2 चम्मच डाल दिया, तो वो क्या है? मिश्रण है वो, उसको हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे पानी में नमक या चीनी का घोल। वायु है, जैसे वायु में आप विभिन्न प्रकार के N2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल वाष्प है। तो ये वायु के बहुत सारे घटक है। नाइट्रोजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है 0.03, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, नाइट्रोजन 78% है। तो ये जो है इनको क्या है, अलग कर सकते हैं ना। और ये अनिश्चित अनुपात में मिश्रण है ना, इसलिए इसको मिश्रण कहेंगे। यौगिक में निश्चित अनुपात रहेगा। और तो अगला सब टॉपिक है द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। द्रव्य आप जान गए, द्रव्य यानी पदार्थ। अब इसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए मोम है आपके पास में, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जला दिया, गायब हो गई ना, परिवर्तन हो गया। मोम को पिघला दिया, लिक्विड बन गई, परिवर्तन हो गया ना, बस ये परिवर्तन। तो ताप देने से कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप भले पानी गर्म कर रहे हैं चूल्हे पे, ठीक है, और भले ही आप जो है चाहे
आप लोहा की छड़ गर्म कर रहे हैं, जैसे लोहार जो है वो लोहे को गर्म करता है, फिर उसको पीटता है और उसको आकार दे देता है। तो ताप देने से जो कण होते हैं ना, परमाणु के जो कण जुड़े हुए हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण कंपन करने लगते हैं और आकर्षण तोड़ देते हैं और स्वतंत्र विचरण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ऐसे भाई वही होता है, देखो जैसे दो हाथ पकड़े हुए व्यक्ति है, प्रेशर होता है, भाग जाते हैं ना दोनों दबाव में, तो वैसे ही तो लोहे का चिमटा जैसे पकड़ रखा आपने छड़, पीछे से गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो उष्मा है वो उसमें आगे तक जाती है कणों से होते हुए, और अंतिम अवस्था क्या होती है इसकी? द्रव्य बन जाता है। समझ गया ना? पदार्थ जो है वो लिक्विड बन जाता है। यानी आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, लास्ट में वो क्या होगी? पिघल जाएगी। लोहा है, लेट पिघलेगा मगर पिघलेगा तो सही। और पृथ्वी के अंदर में क्या है? पृथ्वी के बीच में सारी चीज़ें पिघली हुई अवस्था में ही है। लोहे से औजार बनाए जाते हैं, ये फैक्ट्रियों में तो पिघला के बनाते हैं, डलवा लोहा बना के। अब गलनांक इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए सीधा सा है, गलने का अंक, हिंदी आप पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद करें गलनांक, तो वह ताप जिस पर ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है। जैसे चाहे वो आप घी को ले लो, मोम को ले लो, लोहे को ले लो, किसी चीज़ को ले लो, तो ठोस जो है वो पिघल कर द्रव्य बन जाए, वो ताप। बर्फ़ है, बर्फ़ को ज़्यादा ताप नहीं चाहिएगा, लोहे को बहुत ज़्यादा चाहिएगा, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। गलना या पिघलना बस सिंपल है। बर्फ़ के गलने का अंक 273.16 के का मतलब केल्विन इकाई है ये। तो 0 डिग्री पे पानी बर्फ़ बनता है, 0 से थोड़ा सा ऊपर शुरू होते ही बर्फ़ गलने लग जाती है। तो जहाँ पे गलने लग जाए कोई चीज़ वो उसका गलनांक है। अब यहाँ देखिए गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, ये भी एक अच्छी अवधारणा है। गुप्त उष्मा, गुप्त यानी छुपी हुई उष्मा। तो ठोस को गलाने हेतु आवश्यक उष्मा यानी गर्मी ही गुप्त उष्मा है। बस सिंपल सी बात है। ठोस है, आपके पास मान लीजिए सोना है, ठीक है, गजब, बहुत बढ़िया है। सोने की आपके पास कोई चीज़ पड़ी, उसको आपको गलाना है, तो कितनी उसके लिए गर्मी चाहिएगी? आपके पास मोम है, गलाना बहुत कम चाहिएगी। लोहा है और ज़्यादा चाहिएगी। तो उसको गलाने के लिए जो उष्मा की ज़रूरत पड़ती है कि भाई आपने बड़ी तोक चाहिए, वो ही कहीं है गुप्त उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर, अब देखिए विज्ञान की भाषा में, किसी एक वायुमंडलीय दाब पर, यानी एक निश्चित जो दाब है वर्तमान वायुमंडल का, उस पर 1 किलो ठोस है, उसको द्रव्य बनाने हेतु, देखिए द्रव्य लिक्विड गलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी किस प्रकार की कई रूप होते हैं, तो उसमें ऊर्जा यानी हीट को उस ऊर्जा संलग्न की प्रसुप्त उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। तो गुप्त उष्मा क्या कहलाती है? जितनी आवश्यकता होगी उष्मा की वही उसकी गुप्त उष्मा है। और इसको हम 1 किलो पे मापेंगे कि 1 किलो ठोस को पिघलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जितनी गर्मी चाहिएगी, जितनी कठपड़ा बढ़सी, बस बताइए वो भी की गुप्त उष्मा। सिंपल सी अगर हम देखें मारवाड़ी में बात करें तो ये आप ध्यान रखें, एंथैल्पी कहलाती है, एंथैल्पी। वहीं द्रव्य को वाष्प बनाने हेतु आवश्यक उष्मा वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा कहलाती है। अब आपके पास द्रव्य है, जैसे पानी है, पानी को उबाल के वाष्प बनाना है। आपके पास दूध है, उसको उबाल के उसका ठोस बनाना है, मावा बनाना है। तो वाष्प बनाने के लिए जो आवश्यक उष्मा है वो उसकी क्या है? वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा। यहाँ तो थी संलग्न की प्रसुप्त उष्मा, और यहाँ वाष्प बनानी है तो वाष्पन की सुप्त या सोई हुई यानी गुप्त उष्मा कहलाती है। तो गुप्त उष्मा आप समझ गए, जितनी आवश्यकता हो ना उसको गलाने के लिए या वाष्प बनाने के लिए, वो उसकी उष्मा। अब है क्वथनांक। क्वथनांक जो है यानी उबाल, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग करते हैं ना किसी चीज़ को, बॉइलिंग कि उबाल दो इसको, तो वह ताप जिस पर द्रव्य यानी लिक्विड गैस में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। मान लीजिए आपके पास पानी है 1 कप, उसको उबाल के भाप बना के गायब करना, उसको उड़ाना है, गैस बनानी है। तो उबाल रहे हैं तो कितना ताप चाहिएगा उसके लिए? तो पानी के लिए 100 डिग्री है, तो वो जो है जितना ताप चाहिए वो उसका क्वथन का अंक है। यानी क्वथन यानी उबाल, उसको उबाल कितने पे लाना पड़ेगा, वो उसका क्वथन का अंक है। जिस डिग्री पे वो उबलेगा वो अंक है उसका। अब जरूरी थोड़ी है कि सारी चीज़ें बराबर ही उबले, कुछ चीज़ें लेट उबलेगी, इसके लिए ज़्यादा चाहिएगा, किसी के लिए कम चाहिएगा। तो क्वथनांक और गलनांक आपके समझ में आ गया होगा। गलनांक यानी गलाने का अंक, वो ठोस के लिए है, क्वथनांक जो है लिक्विड के लिए उसको उबालने का अंक। सिंपल से गुप्त उष्मा, उसमें जो जितनी आवश्यकता पड़ेगी ना ताप की, वो है। अब पदार्थों का शुद्धिकरण करने की कई प्रक्रियाएं हैं।
जैसे पदार्थ है अपने पास में मिक्स है, उसको शुद्ध करना है, तो निस्यंदन विधि। निस्यंदन का मतलब है कि द्रव्य से, यानी कोई पानी है मान लीजिए, कोई लिक्विड है, उससे ठोस को अलग करना। उसमें मान लीजिए रेत पड़ गई, पानी में मिट्टी मिल गई, तो हम कैसे करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, उसके फिल्टर लगा के, यानी कोई कपड़ा या कोई ऐसे, और पानी से रेत को अलग कर लेंगे। इसको मारवाड़ी में अपने निथारना भी बोलते हैं, कि जैसे हम धीरे धीरे उसको डालेंगे तो मिट्टी नीचे रह जाएगी और ऊपर रह जाएगा, फिर उसको छान लो। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल का मतलब एक तरह से छोटे अणु तत्व से बनाना। तो पानी से नमक अलग करना मान लो, तो पानी को उबालेंगे और नीचे जो है वो नमक जो है वो पड़ा रह जाएगा। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, यानी उसको गर्म करते 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 उसकी वाष्प बना देना। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव्य, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव्य न बनकर सीधे वाष्प बन जाते हैं, ध्यान रखना। यानी अब मान लीजिए आपके पास कपूर की गोली है, ठीक है, खानी नहीं है इसको, कपूर की गोली है, अब इसको आपने गर्म किया, तो ये नहीं कि पहले पिघल के द्रव्य बनी और फिर जो है भाप बनी, नहीं, ये सीधी यहाँ से भाप में बन जाएगी। और भाप को आपने इकट्ठा कर लिया मान लीजिए किसी में बर्तन में, तो वो ठंडी होते ही वापस सीधा ठोस में बन जाएगी। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव्य बनकर सीधे वाष्प बनते हैं, और वापस उल्टा भी यही होगा, ठंडा होने पर सीधा क्या बन जाते हैं, ठंडा होने पर सीधा गैस ठंडा होने पर जो है वो सीधा वापस तत्व बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। तो जैसे नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन। अब एक हमने वीडियो बनाया था भौतिक और वो परिवर्तन, उसको भी आप यहाँ इस लिंक से देख सकते हैं। तो उसमें एक प्रश्न था कि आयोडीन का पिघलना, तो ये क्या है, कपूर का पिघलना, तो वो भौतिक परिवर्तन है, पिघला, गैस बनी, वापस उसको इकट्ठा कर लो, वापस ठोस बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, इनकी खास बात यह है कि ये जो है वो गर्म होते हैं तो सीधे गैस में, वाष्प में, और वाष्प से वापस ठोस में, द्रव्य अवस्था इनकी नहीं आती। नमक और नौसादर मान लीजिए मिल गया, तो ऊर्ध्वपातन से हम अलग कर लेंगे, नौसादर को जो है अलग से इकट्ठा कर लेंगे। आसवन विधि क्या होती है, वाष्पन करके, आसवन जैसे मान लीजिए पानी में कुछ मिला हुआ है तो वाष्प बना लो और वाष्प को इकट्ठा कर लो, तो आसवन विधि हो गई। अब हम जो है बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की। महर्षि कणाद ने, ये प्रश्न बिल्कुल विज्ञान की किताब के हैं सीधे सीधे, और कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे प्रश्न जो है पीछे वाले जो प्रश्न है बुक्स पाठ्य पुस्तक वाले वो पूछ लिए जाते हैं, ऐसा संयोग बैठता है। जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में मैथ में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, 10वीं की किताब से 7वीं की सामाजिक से विज्ञान का पूछा गया था, जो लोहे की जो छड़ है वो पानी में वो नीली काली सा था एक क्वेश्चन। महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी, क्या उत्तर आपका, भर दो यहाँ पे है। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, तो O3, यानी O3। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं है, तो नमक। कमरे का ताप का मतलब जो साधारण तापमान जो अपने रहता है कमरे में, घर के बाहर, घर के अंदर, जो भी नॉर्मल, बिना कोई एसी वैसी हीटर के, तो कमरे के ताप पर नमक ठोस रहता है, फिटकरी ठोस रहती है, नौसादर ठोस रहता है, ऑक्सीजन ठोस नहीं है। वह ताप जिस पर द्रव्य ठोस बदलता है क्या कहलाता है, द्रव्य है आपके पास में यानी पानी वगैरह, उसको ठोस बनाना है तो क्या होगा वो, तो द्रव्य को ठोस, पानी को ठोस बनाना है, यानी पानी को क्या बनाना है, बर्फ। बर्फ को क्या कहते हैं, हिम, तो हिमांक। निम्न में से कौन सा विकल्प मिश्रण का है, पानी, पित्तल, लोहा, नमक। तो यहाँ पे जो पित्तल है, यानी ये तो एक ही तत्व से है, और ये पित्तल जो मिश्रण है, यानी इसमें पित्तल में जो है वो तांबा और जस्ता मिला होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो टॉपिक होगा वो परमाणु से संबंधित होगा।